जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। आज मैं आपको जो बीए का फोर्थ सेमेस्टर है, जो एपीकल्चर सब्जेक्ट है, उसके मोस्ट 100 है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो पहला प्रश्न है, मधुमक्खियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मधुपालन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में एपीकल्चर बोलते हैं। व्यावसायिक शब्द उत्पादन में किस मधुमक्खी प्रजाति का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो एपिस मेलिफेरा का होता है। रानी मधुमक्खी का कार्य क्या होता है? तो अंडे देना। बी डांस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भोजन की स्थिति को बताने के लिए। निम्न में से कौन सा मधुपालन का उत्पाद है? तो शहद इकट्ठा करना, प्रोपोलिस और रॉयल जेली। मधुमक्खियों में स्वार्मिंग क्या है? तो स्वार्मिंग है समूह में पलायन करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप में जाना। नर मधुमक्खी को क्या कहा जाता है? तो ड्रोन कहा जाता है। रॉयल जेली किसके द्वारा बनाई जाती है? तो श्रमिक मधुमक्खी द्वारा। मधुमक्खी मोम का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो श्रमिक। किस उत्पाद में औषधीय और जीवाणुरोधी गुण होते हैं? तो प्रोपोलिस में। किस मधुमक्खी जाति में डंक नहीं होता है? तो ड्रोन में नहीं होता है। एब्सकॉन्डिक में कौन सी क्रिया होती है? तो एब्सकॉन्डिक में मधुमक्खियों का सामूहिक पलायन होता है। कौन सी मधुमक्खी बांझ होती है? तो श्रमिक मधुमक्खी बांझ होती है। रॉयल जेली किससे संबंध होती है? तो रॉयल जेली प्रोटीन से संबंधित होती है। एपिस डोरसोटा और किस नाम से जाना जाता है? तो चट्टान मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। शहद मुख्यतः किससे बना होता है? तो शहद शर्करा से बना होता है। और श्रमिक मधुमक्खियों की मुख्य भूमिका क्या है? तो यह भोजन संग्रह करती है और देखरेख करती है। वेंगल डांस किसका संकेत देता है? तो श्रमिकों की भोजन की दिशा और दूरी। किस मधुमक्खी की जाति की जीवन अवधि सबसे अधिक होती है? तो रानी की। प्रोपोलिस को और क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी गोंद। बी वेनम का उपयोग किस रोग के इलाज में होता है? तो गठिया के रोग में। शहद एक प्राकृतिक क्या है? तो जीवाणुरोधी, शांतिदायक और मीठा सकारात्मक। रानी मधुमक्खी से कौन संभोग करता है? तो ड्रोन। एब्सकॉन्डिंग का मुख्य कारण क्या है? तो फूलों की कमी, रोग या तनाव, शिकारी की उपस्थिति। सफल मधुपालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो पुष्पीय पौधे। आधुनिक मधुपालन में कौन सा छत्ता सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो लैंगस्ट्रॉन्थ हाइव। एपिस सेरेना इंडिका सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण एशिया में। मधुमक्खी चारागाह। बी पेस्टुरेज का अर्थ क्या है? तो पुष्पीय संसाधन। न्यूटन हाइव किस प्रकार का होता है? तो मूवेबल फ्रेम हाइव। व्यवसायिक शहद उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो एपिस मेलिफेरा। मधुपालन में लीन पीरियड क्या होता है? तो कम अमृत उपलब्धता का समय। इनमें से कौन मधुपालन का उत्पाद नहीं है? तो दूध। आधुनिक एपियरी में शहद निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर। भारत में एपियरी शुरू करने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? तो बसंत ऋतु। शहद निष्कर्षण के दौरान मधुमक्खियों को शांत करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में होता है? तो स्मोकर। रॉयल जेली का स्राव किसके द्वारा होता है? श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा। कौन सा मधुमक्खी उत्पाद औषधीय और जीवाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है? तो प्रोपोलिस। छतों को चिट्टियों से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो पानी की नली। लैंगस्ट्रॉन्थ हाइव किस देश में विकसित हुआ था? तो अमेरिका में विकसित हुआ था। मधुमक्खी कॉलोनी के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्वार्मिंग कहा जाता है। पारंपरिक मधुपालन में कौन सी भारतीय प्रजाति उपयुक्त है? तो एपिस सेरेना इंडिका। रानी मधुमक्खी किससे विकसित होती है? तो रॉयल जेली से पोषित लार्वा से। एब्सकॉन्डिंग कब होता है? पूरी कॉलोनी छत्ता जब छोड़ देती है तब। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला शहद कौन सा होता है? तो जैविक शहद होता है। इनमें से कौन सा स्वदेशी मधुपालन उपकरण नहीं है? तो सेंट्रीफ्यूगल निष्कर्ष। बांस का छत्ता भी स्वदेशी है, मिट्टी का छत्ता भी स्वदेशी है और मिट्टी का हाइव भी स्वदेशी है। किस मौसम को शहद प्रवाह ऋतु कहा जाता है? तो बसंत ऋतु को। शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सहयोग होता है? तो अच्छा पुष्प स्रोत। रानी मधुमक्खी औसतन कितने दिन जीवित रहती है? तो 3 से 5 वर्ष। मधुपालन का कौन सा भाग फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होता है? तो परागण सेवा। भारत का कौन सा राज्य शहद उत्पादन में अग्रणी है? तो पंजाब में सबसे ज्यादा। कौन सा नोसेमा नामक फफूंदी के कारण मधुमक्खियों में होता है? तो नोसेमा रोग। अमेरिकन फाइल ब्रूड किस बैक्टीरिया से होता है? तो फिनोबैसिलस लार्वी के द्वारा। मधुमक्खियों का सबसे बड़ा शत्रु कीट कौन सा है जो छत्ते को नष्ट कर सकता है? तो वैक्स मोथ। बी पैरालिसिस वायरस मधुमक्खी के किस अंग को प्रभावित करता है? पेट को। सैक्र ब्रूड रोग मुख्यतः किससे प्रभावित करता है? तो लार्वा को। वैक्स मोथ से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो छतों का सही भंडारण। नोसेमा रोग मधुमक्खी के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पाचन तंत्र को। एपिस मेलिफेरा किस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील है? तो अमेरिकन फाइल ब्रूड के द्वारा। प्रदूषण का मधुमक्खियों पर क्या प्रभाव होता है? तो पराग संग्रह क्षमता घटती है। वेरोआ
डिस्ट्रक्टर क्या है? तो परजीवी माइट। मधुमक्खी विषाक्तता के मुख्य सामान्य कारण क्या है? तो कीटनाशक। मधुमक्खियों का दुश्मन कौन सी पक्षी माना जाता है? तो मधुमक्खी बक्सक। वैक्स मोथ किस प्रकार का नुकसान करता है? तो छत्ते को नष्ट कर देता है। अमेरिकन फाइल ब्रूड का लक्षण क्या है? तो छत्ते से खट्टी गंध। मधुमक्खियों में प्रजनन विफलता का कारण क्या हो सकता है? तो रानी की कमी। चौक भ्रूण रोग किससे होता है? तो फफूंदी से होता है। बी पैरालिसिस वायरस कैसे फैलता है? तो संपर्क द्वारा। एपिस सेरेना इंडिका किस संक्रमण के प्रति अधिक प्रतिरोधी मानी जाती है? तो फफूंदी संक्रमण के द्वारा। मधुमक्खी दुश्मनों की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एपियरी की सफाई। मधुमक्खियों में एब्सकॉन्डिंग व्यवहार कब होता है? प्रदूषण या कीटों के कारण। फाउल ब्रूड रोग मधुमक्खी की किस तरह को प्रभावित करता है? तो लार्वा को प्रभावित करता है। कौन सी प्रजाति रोग प्रतिरोधक मानी जाती है? तो एपिस सेरेना इंडिका। मधुमक्खी विषाक्तता रोकने का एक उपाय क्या है? तो रात में छिड़काव करना। एपियरी के पास प्रदूषण कम करने के का एक उपाय क्या है? तो हरियाली लगाना। मधुमक्खियों के दुश्मनों जैसे ततैया को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो घोंसले को नष्ट करके। बागवानी में मधुमक्खियों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो बागवानी में मुख्य भूमिका परागण होती है। तो परागण फसलों की किस चीज़ को बढ़ाता है? तो उपज को बढ़ाता है। परागण के लिए मधुमक्खियों की कौन सी क्रिया आवश्यक होती है? तो फूल से फूल पर उड़ना। मधुपालन का कृषि में क्या लाभ है? तो बेहतर परागण। मधुपालन किस क्षेत्र में मुख्यतः रोजगार देता है? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में। स्वीट क्रांति किस उद्योग से जुड़ी है? तो मधुपालन से। भारत में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने में कौन सी योजना है? तो हनी मिशन। भारत में मधुपालन प्रशिक्षण को कौन प्रोत्साहित करता है? तो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। केवीआईसी का पूर्ण रूप क्या है? केवीआईसी का पूर्ण रूप है खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। छोटे स्तर पर मधुपालन से सबसे अधिक लाभ किसे हो सकता है? तो महिलाएं और ग्रामीण युवा को। मधुपालन महिलाओं को सशक्त बनाने में कैसे सहायक है? तो कौशल आधारित रोजगार द्वारा। कौन सा मधुपालन प्रकार अधिक आय प्रदान कर सकता है? तो वाणिज्यिक मधुपालन। मधुपालन का आर्थिक लाभ क्या है? तो मधुपालन का आर्थिक लाभ है शहद और उप उत्पादों से आय। भारत का कौन सा राज्य शहद उत्पादन में अग्रणी है? तो पंजाब। रॉयल जेली का स्राव किस मधुमक्खी द्वारा होता है? तो श्रमिक द्वारा। कौन सा मधुमक्खी उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन और औषधियों में उपयोगी होता है? तो मोम। इनमें से कौन सा मधुपालन का उत्पाद नहीं है? तो गुड़। मधुमक्खियों द्वारा परागकण से फसल की उपज लगभग कितनी बढ़ सकती है? तो 30 से 40%। मधुपालन में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला संस्थान कौन सा होता है? तो ICAR और CBRTI। मधुमक्खी परागण किस फसल के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? तो सरसों के लिए। भारत में स्वीट क्रांति मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है? तो शहद उत्पादन। परागण के लिए प्रति हेक्टेयर अनुमानित मधुमक्खी कॉलोनी की आवश्यकता कितनी होती है? 2 से 5। कौन सा मधुपालन उत्पाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है? तो शहद। हनी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2017 में। भारत में हनी मिशन किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी द्वारा। ये हो गया आपके 100%। आई होप इनमें से आपके मिल जाए और ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम के लिए।